मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 42। शांता को आश्रम में आए 1 मास से ऊपर हो गया, लेकिन पद्म सिंह ने अभी तक अपने घर में किसी से इसकी चर्चा नहीं की। कभी सोचते भैया को पत्र लिखूं, कभी सोचते चलकर उनसे कहूं, कभी विट्ठल दास को भेजने का विचार करते, लेकिन कुछ निश्चय न कर सकते थे। इधर उनके मित्रगण वेश्याओं के प्रस्तावों को बोर्ड में पेश करने के लिए जल्दी मचा रहे थे। उन्हें उनकी सफलता की पूरी आशा थी। मालूम नहीं विलंब होने से फिर कोई बाधा उपस्थित हो जाए। पद्म सिंह उसे भी टालते आए थे। यहाँ तक कि मई का महीना आ गया और विट्ठल दास और रमेश दत्त ने ऐसा तंग किया कि उन्हें विवश होकर बोर्ड में नियमानुसार अपने प्रस्ताव की सूचना देनी पड़ी। दिन और समय निर्दिष्ट हो गया। ज्यों-ज्यों दिन निकट आता था, पद्म सिंह का चित्त अशांत होता जाता था। उन्हें अनुभव होता था कि केवल इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने से ही उद्देश्य पूरा न होगा। इसे कार्य रूप में लाने के लिए शहर के सभी बड़े आदमियों की सहानुभूति और सहकारिता की आवश्यकता है। इसलिए वह हाजी हाशिम को किसी न किसी तरह अपने पक्ष में लाना चाहते थे। हाजी साहब का शहर में इतना दबाव था कि वेश्याएं भी उनके आदेश के विरुद्ध न जा सकती थी। अंत में हाजी साहब भी पिघल गए। उन्हें पद्म सिंह की नेक नीयति पर विश्वास हो गया। आज बोर्ड में यह प्रस्ताव पेश होगा। म्युनिसिपल बोर्ड के अहाते में बड़ी भीड़ भाड़ है। वेश्याओं ने अपने दल बल सहित बोर्ड पर आक्रमण किया है। देखें बोर्ड की क्या गति होती है। बोर्ड की कार्यवाही आरंभ हो गई। सभी मेंबर उपस्थित हैं। डॉक्टर श्यामाचरण ने पहाड़ पर जाना मुलतवी कर दिया है। मुंशी अबुल वफा को तो आज रात भर नींद ही नहीं आई। वह कभी भीतर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। आज उनके परिश्रम और उत्साह की सीमा नहीं है। पद्म सिंह ने अपना प्रस्ताव उपस्थित किया और तुले हुए शब्दों में उसकी पुष्टि की। यह प्रस्ताव 3 भागों में विभक्त था। पहला, वेश्याओं को शहर के मुख्य स्थान से हटाकर बस्ती से दूर रखा जाए। दूसरा, उन्हें शहर के मुख्य सैर करने के स्थानों और पार्कों में आने का निषेध किया जाए। और तीसरा, वेश्याओं को नाच कराने के लिए एक भारी टैक्स लगाया जाए और ऐसे जलसे किसी हालत में खुले स्थानों में ना हो। प्रोफेसर रमेश दत्त ने उसका समर्थन किया। डिप्टी कलेक्टर सैयद शफकत अली ने कहा, इस तजवीज़ से मुझे पूरा इत्तेफाक है, लेकिन बगैर मुजासिफ तरमीम के मैं इसे तस्लीम नहीं कर सकता। मेरी राय है कि रेजोल्यूशन के पहले हिस्से में यह अल्फाज बढ़ा दिए जाएं कि बस्त सनाए उनके जो 9 माह के अंदर या तो अपना निकाह कर लें या कोई हुनर सीख लें जिससे वह जायज़ तरीके पर जिंदगी बसर कर सके। कुंवर अनिरुद्ध सिंह बोले, मुझे इस तरमीम से पूरी सहानुभूति है। हमें वेश्याओं को पतित समझने का कोई अधिकार नहीं है। यह हमारी परम धृष्टता है। हम रात दिन जो रिश्वतें लेते हैं, सूद खाते हैं, दीनों का रक्त चूसते हैं, असहायों का गला काटते हैं, कदापि इस योग्य नहीं है कि समाज के किसी अंग को नीचा या तुच्छ समझें। सबसे नीच हम हैं। सबसे पापी, दुराचारी, अन्यायी हम हैं, जो अपने को शिक्षित, सभ्य, उदार, सच्चा समझते हैं। हमारे शिक्षित भाइयों की ही बदौलत दाल मंडी आबाद है, चौक में चहल पहल है, चकलों में रौनक है। यह मीना बाजार हम लोगों ने ही तो सजाया है। ये चिड़िया हम लोगों ने ही फांसी है। ये कठपुतलियां हमने बनाई हैं। जिस समाज में अत्याचारी जमींदार, रिश्वती राज्य कर्मचारी, अन्यायी महाजन, स्वार्थी बंधु आदर और सम्मान के पात्र हों, वहां दाल मंडी क्यों ना आबाद हो। हराम का धन हरामखोरी के सिवाय और कहाँ जा सकता है। जिस दिन नजराना, रिश्वत और सूद दर सूद का अंत होगा, उसी दिन दाल मंडी उजड़ जाएगी। वे चिड़ियां उड़ जाएंगी, पहले नहीं। मुख्य प्रस्ताव इस तरमीम के बिना नश्तर का घाव है जिस पर मरहम नहीं। मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभाकर राव ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरमीम का रेजोल्यूशन से क्या संबंध है। इसको आप अलग दूसरे प्रस्ताव के रूप में पेश कर सकते हैं। सुधार के लिए आप जो कुछ कर सके वह सर्वथा प्रशंसनीय है, लेकिन यह काम बस्ती से हटाकर भी उतना ही आसान है जितना शहर के भीतर, बल्कि वहां वह सुविधा अधिक हो जाएगी। अबुल वफा ने कहा, मुझे इस तरमीम से पूरा इत्तेफाक है। अब्दुल लतीफ बोले, बिला तरमीम के मैं रेजोल्यूशन को कभी कबूल नहीं कर सकता। दीनानाथ तिवारी ने भी तरमीम पर जोर दिया। पद्म सिंह बोले, इस प्रस्ताव से हमारा उद्देश्य वेश्याओं को कष्ट देना नहीं, वरन उन्हें सुमार्ग पर लाना है। इसलिए मुझे इस तरमीम के स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। सैयद तेग अली ने फरमाया, तरमीम से असल तजवीज़ का मंशा फौत हो जाने का खौफ है। आप गोया एक मकान का सदर दरवाजा बंद करके पीछे की तरफ दूसरा दरवाजा बना रहे हैं। यह गैर मुमकिन है कि वे औरतें
जो अब तक ऐश और बेतकल्लुफ़ी की ज़िंदगी बसर करती थी, मेहनत और मज़दूरी की ज़िंदगी बसर करने पर राज़ी हो जाएँ। वह इस तरमीम से नाजायज़ फ़ायदा उठाएँगी। कोई अपने बालाख़ाने पर सिंगार की एक मशीन रखकर अपना बचाव कर लेंगी, कोई मोज़े की मशीन रख लेंगी, कोई पान की दुकान खोल लेंगी, कोई अपने बालाख़ाने पर सेब और अनार के खोमचे सजा देंगी। नकली निकाह और फर्जी शादियों का बाजार गर्म हो जाएगा और इस पर्दे की आड़ में पहले से भी ज्यादा हरामकारी होने लगेगी। इस तरमीम को मंजूर करना इंसानी खसलत से बेइल्मी का इजहार करना है। हकीम शोहरत खां ने कहा, मुझे सैयद तेग अली के ख्यालात बेजा मालूम होते हैं। पहले इन खबीस हस्तियों को शहर बदर कर देना चाहिए। इसके बाद अगर वह जायज़ तरीके पर जिंदगी बसर करना चाहें तो काफी इत्मीनान के बाद उन्हें इम्तहान शहर में आकर आबाद होने की इजाज़त देनी चाहिए। शहर का दरवाज़ा बंद नहीं है, जो चाहे यहाँ आबाद हो सकता है। मुझे काबिल यकीन है कि तरमीम से इस तजवीज़ का मकसद गायब हो जाएगा। वकील शरीफ हसन बोले, इसमें कोई शक नहीं कि पंडित पद्म सिंह एक बहुत ही नेक और रहीम बुजुर्ग हैं, लेकिन इस तरमीम को कबूल करके उन्होंने असल मकसद पर निगाह रखने के बजाय हर दिल अजीज बनने की कोशिश की है। इससे तो यही बेहतर था कि वह तजवीज़ पेश ही न की जाती। सैयद शराफत अली साहब ने अगर ज्यादा गौर से काम लिया होता तो वह कभी यह तरमीम पेश ना करते। शाकिर बेग ने कहा, कॉम्प्रोमाइज मुल्की मामलात में चाहे कितना ही काबिल तारीफ हो, लेकिन इखलाकी मामलात में वह सरासर काबिल एतराज है। इससे इखलाकी बुराइयों पर सिर्फ पर्दा पड़ जाता है। सभापति सेठ बलभद्र दास ने रेजोल्यूशन के पहले भाग पर राय ली। 9 सम्मतियां अनुकूल थी, 8 प्रतिकूल। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। फिर तरमीम पर राय ली गई। 8 आदमी उसके अनुकूल थे, 8 प्रतिकूल। तरमीम भी पास हो गई। सभापति ने उसके अनुकूल राय दी। डॉक्टर श्यामाचरण ने किसी तरफ राय नहीं दी। प्रोफेसर रमेश दत्त और रुस्तम भाई और प्रभाकर राव ने तरमीम के स्वीकृत हो जाने में अपनी हार समझी और पद्म सिंह की ओर इस भाव से देखा मानो उन्होंने विश्वासघात किया है। कुंवर साहब के विषय में उन्होंने स्थिर किया कि यह केवल बातूनी, शक्की और सिद्धांतहीन मनुष्य हैं। अबुल वफा और उनके मित्रगण ऐसे प्रसन्न थे मानो उन्हीं की जीत हुई है। उनका यों पुलकित होना प्रभाकर राव और उनके मित्रों के हृदय में कांटे की तरह गड़ता था। प्रस्ताव के दूसरे भाग पर सम्मति ली गई। प्रभाकर राव और उनके मित्रों ने इस बार उनका विरोध किया। वह पद्म सिंह को विश्वासघात का दंड देना चाहते थे। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। अबुल वफा और उनके मित्र बगले बजाने लगे। अब प्रस्ताव के तीसरे भाग की बारी आई। कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने उसका समर्थन किया। हकीम शोहरत खां, सैयद शफकत अली, शरीफ हसन और शाकिर बेग ने भी उसका अनुमोदन किया, लेकिन प्रभाकर राव और उनके मित्रों ने उसका भी विरोध किया। तरमीम के पास हो जाने के बाद उन्हें इस संबंध में अन्य सभी उद्योग निष्फल मालूम होते थे। वह उन लोगों में थे जो या तो सब लेंगे या कुछ ना लेंगे। प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। कुछ रात गए सभा समाप्त हुई। जिन्हें हार की शंका थी वह हंसते हुए निकले। जिन्हें जीत का निश्चय था उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। चलते समय कुंवर साहब ने मिस्टर रुस्तम भाई से कहा, यह आप लोगों ने क्या कर दिया? रुस्तम भाई ने व्यंग भाव से उत्तर दिया, जो आपने किया वही हमने किया। आपने घड़े में छेद कर दिया, हमने उसे पटक दिया। परिणाम दोनों का एक ही है। सब लोग चले गए। अंधेरा गहरा हो गया। चौकीदार और माली भी फाटक बंद करके चल दिए, लेकिन पद्म सिंह वहीं घास पर निरुत्साह और चिंता की मूर्ति बने हुए बैठे थे। पद्म सिंह की आत्मा किसी भांति इस तरमीम के स्वीकार करने में अपनी भूल स्वीकार न करती थी। उन्हें कदापि यह आशा न थी कि उनके मित्रगण एक गौण बात पर उनका विरोध करेंगे। उन्हें प्रस्ताव के एक अंग के अस्वीकृत हो जाने का खेद न था। इसका दोष उनके सिर मढ़ा जाता था। हालांकि उन्हें यह संपूर्णतः अपने सहकारियों की असहिष्णुता और अदूरदर्शिता प्रतीत होती थी। इस तरमीम को वह गौण ही समझते थे। इसके दुरुपयोग की जो शंकाएं की गई थी उन पर पद्म सिंह को विश्वास न था। वह अविश्वास इस प्रस्ताव की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल देता था। उन्हें अब यह निश्चय होता जाता था कि वर्तमान सामाजिक दशा के होते हुए इस प्रस्ताव से जो आशाएं की गई थी उनके पूरे होने की संभावनाएं नहीं है। वह कभी कभी पछताते कि मैंने व्यर्थ ही यह झगड़ा अपने सिर लिया। उन्हें आश्चर्य होता था कि मैं कैसे इस कांटेदार झाड़ी में उलझा, और यदि इस भावी असफलता का भार इस तरमीम के सिर जा पड़ता तो वह एक बड़ी भारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते, पर यह उन्हें दुराशा मात्र प्रतीत होती थी। अब सारी बदनामी उन्हीं पर आएगी। विरोधी दल उनकी हंसी उड़ाएगा, उनकी उद्दंडता पर टिप्पणियां करेगा, और यह सारी निंदा उन्हें अकेले सहनी पड़ेगी। कोई उनका मित्र नहीं, कोई उन्हें तसल्ली देने वाला नहीं।
विट्ठल दास से आशा थी कि वह उनके साथ न्याय करेंगे, उनके रूठे हुए मित्रों को मना लाएंगे, लेकिन विट्ठल दास ने उल्टे उन्हीं को अपराधी ठहराया। वह बोले, आपने इस तरमीम को स्वीकार करके सारा गुड़ गोबर कर दिया, बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। केवल कुंवर सिंह वह मनुष्य थे जो पद्म सिंह के व्यथित हृदय को ढांढस देते थे और उनसे सहानुभूति रखते थे। पूरे महीने भर पद्म सिंह कचहरी न जा सके, बस अकेले बैठे हुए इसी घटना की आलोचना किया करते। उनके विचारों में एक विचित्र निष्पक्षता आ गई थी। मित्रों के वैमनस्य से उन्हें जो दुख होता था, उस पर ध्यान देकर वह यह सोचते कि जब ऐसे सुशिक्षित विचारशील पुरुष एक जरा सी बात पर अपने निश्चित सिद्धांतों के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, तो इस देश का कल्याण होने की कोई आशा नहीं। माना कि मैंने तरमीम को स्वीकार करने में भूल की, लेकिन मेरी भूल ने उन्हें क्या मार्ग से विचलित कर दिया। पद्म सिंह को इस मानसिक कष्ट की अवस्था में पहली बार अनुभव हुआ कि एक अबला स्त्री चित्त को सावधान करने की कितनी शक्ति रखती है। अगर संसार में कोई प्राणी था जो संपूर्णतः उनकी अवस्था को समझता था, तो वह सुभद्रा थी। वह उस तरमीम को उससे कहीं अधिक आवश्यक समझती थी जितना वह स्वयं समझते थे। वह उनके सहकारियों की उनसे कहीं अधिक तीव्र समालोचना करना जानती थी। उसकी बातों से पद्म सिंह को बड़ी शांति होती थी। यद्यपि वह समझते थे कि सुभद्रा में ऐसे गहन विषय के समझने और तौलने का सामर्थ्य नहीं, और यह जो कुछ कहती है वह केवल मेरी ही बातों की प्रतिध्वनि है। तथापि इस ज्ञान से उनके आनंद में कोई विघ्न न पड़ता था। लेकिन महीना पूरा भी न हो पाया था कि प्रभाकर राव ने अपने पत्र में इस प्रस्ताव के संबंध में एक लेखमाला निकालनी आरंभ कर दी। उसमें पद्म सिंह पर ऐसी ऐसी मार्मिक चोटें करने लगे कि उन्हें पढ़कर वह तिलमिला जाते थे। एक लेख में उन्होंने पद्म सिंह के पूर्व चरित्र और इस तरमीम में घनिष्ठ संबंध दिखाया। एक दूसरे लेख में उनके आचरण पर आक्षेप करते हुए लिखा, यह वर्तमान काल के देश सेवक हैं जो देश को भूल जाएं पर अपने को कभी नहीं भूलते, जो देश सेवा की आड़ में अपना स्वार्थ साधन करते हैं। जाति के नवयुवक कुएं में गिरते हों तो गिरें, काशी के हाथी की कृपा बनी रहनी चाहिए। पद्म सिंह को इस अनुदारता और मिथ्या द्वेष पर जितना क्रोध आता था, उतना ही आश्चर्य होता था। असज्जनता इस सीमा तक जा सकती है, यह अनुभव उन्हें आज ही हुआ। यह सभ्यता और शालीनता के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन उनकी आत्मा ऐसी मलिन है और किसी में इतना साहस नहीं कि इसका प्रतिवाद करे। संध्या का समय था। वह लेख चारपाई पर पड़ा हुआ था। पद्म सिंह सामने मेज पर बैठे हुए इस लेख का उत्तर लिखने की चेष्टा कर रहे थे, पर कुछ लिखते न बनता था कि सुभद्रा ने आकर कहा, गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हो, चलो बाहर बैठो। पद्म सिंह बोले, प्रभाकर राव ने मुझे आज खूब गालियां दी हैं, उन्हीं का जवाब लिख रहा हूँ। सुभद्रा बोली, यह तुम्हारे पीछे इस तरह क्यों पड़ा हुआ है? यह कहकर सुभद्रा वह लेख पढ़ने लगी और 5 मिनट में उसने आद्योपांत पढ़ डाला। पद्म सिंह बोले, कैसा लेख है? सुभद्रा बोली, यह लेख थोड़े ही है, यह तो खुली हुई गालियां हैं। मैं समझती थी कि गालियों की लड़ाई स्त्रियों में ही होती है, लेकिन देखती हूँ तो पुरुष हम लोगों से भी बड़े हुए हैं। ये विद्वान भी होंगे? पद्म सिंह बोले, हाँ, विद्वान क्यों नहीं है, दुनिया भर की किताबें चाटे बैठे हैं। सुभद्रा बोली, और उस पर यह हाल? पद्म सिंह बोले, मैं इसका उत्तर लिख रहा हूँ, ऐसी खबर लूंगा कि वह भी याद करें कि किसी से पाला पड़ा था। सुभद्रा ने पूछा, मगर गालियों का क्या उत्तर होगा? पद्म सिंह बोले, गालियां? सुभद्रा बोली, नहीं, गालियों का उत्तर मौन है। गालियों का उत्तर गाली में मूर्ख भी देते हैं, फिर उनमें और तुम में अंतर ही क्या है? पद्म सिंह ने सुभद्रा को श्रद्धापूर्ण नेत्रों से देखा। उसकी बात उनके मन में बैठ गई। कभी कभी हमें उन लोगों से शिक्षा मिलती है जिन्हें हम अभिमानवश अज्ञानी समझते हैं। पद्म सिंह ने पूछा, तो मौन धारण कर लूं? सुभद्रा बोली, मेरी तो यही सलाह है, उसे जो जी में आए बकने दो, कभी ना कभी वह अवश्य लज्जित होगा, बस वही इन गालियों का दंड होगा। पद्म सिंह बोले, वह लज्जित कभी ना होगा, ये लोग लज्जित होना जानते ही नहीं। अभी मैं उसके पास जाऊं तो मेरा बड़ा आदर करेगा, हंस हंस कर बोलेगा, लेकिन संध्या होते ही फिर उस पर गालियों का नशा चढ़ जाएगा। सुभद्रा बोली, तो उसका उद्यम क्या दूसरों पर आक्षेप करना है? पद्म सिंह बोले, नहीं, उद्यम तो यह नहीं है, लेकिन संपादक लोग अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए इस प्रकार कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं। ऐसे आक्षेपपूर्ण लेखों से पत्रों की बिक्री बढ़ जाती है, जनता को ऐसे झगड़ों में आनंद प्राप्त होता है और संपादक लोग अपने महत्व को भूलकर जनता के इस विवाद प्रेम से लाभ उठाने लगते हैं। गुरुपद को छोड़कर जनता के कलह प्रेम का आह्वान करने लगते हैं। कोई कोई संपादक तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने ग्राहक को प्रसन्न रखना हमारा कर्तव्य है,
हम उनका खाते हैं तो उन्हीं को गाएंगे। सुभद्रा बोली, तब तो ये लोग केवल पैसे के गुलाम हैं। इन पर क्रोध करने की जगह दया करनी चाहिए। पद्म सिंह मेज से उठ आए। उत्तर लिखने का विचार छोड़ दिया। वह सुभद्रा को ऐसी विचारशील कभी न समझते थे। उन्हें अनुभव हुआ कि यद्यपि मैंने बहुत विद्या पढ़ी है, पर इसके हृदय की उदारता को मैं नहीं पहुंचता। यह अशिक्षित होकर भी मुझसे उच्च विचार रखती है। उन्हें आज ज्ञान हुआ कि स्त्री संतानहीन होकर भी पुरुष के लिए शांति, आनंद का एक अविरत स्रोत है। सुभद्रा के प्रति उनके हृदय में एक नया प्रेम जागृत हो गया। एक लहर उठी जिसने बरसों के जमे हुए मालिन्य को काटकर बहा दिया। उन्होंने विमल, विशुद्ध भाव से उसे देखा। सुभद्रा इसका आशय समझ गई और उसका हृदय आनंद से विह्वल गदगद हो गया। सदन जब सुमन को देखकर लौटा तो उसकी दशा उस दरिद्र मनुष्य की सी थी जिसका वर्षों का धन चोरों ने हर लिया हो। वह सोचता था, सुमन मुझसे बोली क्यों नहीं, उसने मेरी ओर ताका क्यों नहीं, क्या वह मुझे इतना नीच समझती है? नहीं, वह अपने पूर्व चरित्र पर लज्जित है और मुझे भूल जाना चाहती है। संभव है उसे मेरे विवाह का समाचार मिल गया हो और मुझे अन्यायी, निर्दयी समझ रही हो। उसे एक बार फिर सुमन से मिलने की प्रबल उत्कंठा हुई। दूसरे दिन वह विधवा आश्रम के घाट की ओर चला, लेकिन आधे रास्ते से लौट आया। उसे शंका हुई कि कहीं शांता की बात चल पड़ी तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसके साथ ही स्वामी गजानन का उपदेश भी याद आ गया। सदन अब कभी कभी शांता के प्रति अपने कर्तव्य पर विचार किया करता। महीनों तक सामाजिक अवस्था पर व्याख्यानों के सुनने का उस पर कुछ प्रभाव न पड़ता, यह असंभव था। वह मन में स्वीकार करने लगा था कि हम लोगों ने शांता के साथ अन्याय किया है, मगर अभी तक उस कर्तव्यात्मक शक्ति का उदय न हुआ था जो अपमान करती है और आत्मा की आज्ञा के सामने किसी की परवाह नहीं करती। वह इन दिनों बहुत अध्ययनशील हो गया था। दाल मंडी और चौक की सैर से वंचित होकर अब उसकी सजीवता इस नए मार्ग पर चल पड़ी। आर्य समाज के उत्सव में उसने कई व्याख्यान सुने थे जिनमें चरित्र गठन का महत्व वर्णन किया गया था। उनके सुनने से उसका यह भ्रम दूर हो गया था कि मुझे जो कुछ होना था हो चुका। वहां उसे बताया गया था कि बहुत विद्वान होने से ही मनुष्य आत्मिक गौरव नहीं प्राप्त कर सकता। इसके लिए सच्चरित्र होना परमावश्यक है। चरित्र के सामने विद्या का मूल्य बहुत कम है। वह उसी दिन से चरित्र गठन और मनोबल संबंधी पुस्तकें पढ़ने लगा और दिनों दिन उसकी यह रुचि बढ़ती जाती थी। उसे अब अनुभव होने लगा था कि मैं विद्याहीन होकर भी संसार क्षेत्र में कुछ काम कर सकता हूँ। उन मंत्रों में इंद्रियों को रोकने तथा मन को स्थिर करने के जो साधन बताए गए थे, उन्हें वह कभी भूलता न था। वह म्युनिसिपल बोर्ड के उस जलसे में मौजूद था जब वैश्या संबंधी प्रस्ताव उपस्थित थे। उस तरमीम के स्वीकृत हो जाने से वह बहुत उदासीन हो गया था और अपने चाचा की भूल को स्वीकार करता था। लेकिन जब प्रभाकर राव ने पद्म सिंह पर आक्षेप करना शुरू किया तो वह अपने चाचा के पक्ष का समर्थन करने के लिए उत्सुक होने लगा। उसने 2-3 लेख लिखे और प्रभाकर राव के पास डाक द्वारा भेजे। कई दिन तक उनके प्रकाशित होने की आशा करता रहा। उसे निश्चय था कि उन लेखों के छपते ही हलचल मच जाएगी, संसार में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ज्यों ही डाकिया पत्र लाता वह उसे खोलकर अपने लेखों को खोजने लगता, लेकिन उनकी जगह केवल द्वेष और द्रोह से भरे हुए लेख दिखाई देते। उन्हें पढ़कर उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठने लगती थी। अंतिम लेख को पढ़कर उसका धैर्य हाथ से जाता रहा। उसने निश्चय किया कि अब चाहे जो कुछ हो, संपादक महाशय की खबर लेनी चाहिए। अगर वह सज्जन होता तो मेरे लेखों को छापता। उसकी भाषा अशुद्ध सही, पर वह तर्कहीन तो न थे। उन्हें छिपा रखने से साबित हो गया कि वह सत्यासत्य का निर्णय नहीं करना चाहता, केवल जनता को प्रसन्न करने के लिए नित्य गालियां बकता जाता है। उसने अपने विचारों को किसी पर प्रकट नहीं किया। संध्या समय एक मोटा सा सोटा लिए हुए जगत कार्यालय में पहुंचा। कार्यालय बंद हो चुका था, पर प्रभाकर राव अपने संपादकीय कुटीर में बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। सदन बेधड़क भीतर जाकर उनके सामने खड़ा हो गया। प्रभाकर राव ने चौंक कर सिर उठाया तो एक लंबे चौड़े युवक को डंडा लिए हुए उद्दंड भाव से देखा। रुष्ट होकर बोले, आप कौन हैं? सदन बोला, मेरा मकान यही है। मैं आपसे केवल यह पूछना चाहता हूँ कि आप इतने दिनों से पंडित पद्म सिंह को गालियां क्यों दे रहे हैं? प्रभाकर बोले, अच्छा, आपने ही 2-3 लेख मेरे पास भेजे थे? सदन बोला, जी हाँ, मैंने ही भेजे थे। प्रभाकर बोले, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आइए, बैठ जाइए। मैं तो आपसे स्वयं मिलना चाहता था, पर आपका पता न मालूम था। आपके लेख बहुत उत्तम और सप्रमाण हैं और मैं उन्हें कभी का निकाल देता, पर गुमनाम लेख का छापना नियम विरुद्ध है, इसी से मजबूर था। आपका शुभ नाम? सदन ने अपना नाम बताया।
उसका क्रोध कुछ शांत हो चला था। प्रभाकर बोले, आप तो शर्मा जी के परम भक्त मालूम होते हैं। सदन बोला, मैं उनका भतीजा हूँ। प्रभाकर बोले, ओ, तब तो आप अपने ही हैं। कहिए, शर्मा जी अच्छे तो हैं? वे तो दिखाई नहीं दिए। सदन बोले, अभी तक तो अच्छे हैं, पर आपके लेखों का यही तार रहा तो ईश्वर ही जाने उनकी क्या गति होगी। आप उनके मित्र होकर इतना द्वेष कैसे करने लगे? प्रभाकर बोले, द्वेष? राम राम, आप क्या कहते हैं? मुझे उनसे लेश मात्र भी द्वेष नहीं है। आप हम संपादकों के कर्तव्य को नहीं जानते। हम पब्लिक के सामने अपना हृदय खोल कर रखना अपना धर्म समझते हैं। अपने मनोभावों को गुप्त रखना हमारे नीति शास्त्र में पाप है। हम न किसी के मित्र हैं, न किसी के शत्रु। हम अपने जन्म के मित्रों को एक क्षण में त्याग देते हैं और जन्म के शत्रुओं से एक क्षण में गले मिल जाते हैं। हम सार्वजनिक विषय में किसी को क्षमा नहीं करते, इसीलिए कि हमारे क्षमा करने से उनका प्रभाव और भी हानिकारक हो जाता है। पद्म सिंह मेरे परम मित्र हैं और मैं उनका हृदय से आदर करता हूँ। मुझे उन पर आक्षेप करते हुए हार्दिक वेदना होती है। परसों तक मेरा उनसे केवल सिद्धांत का विरोध था, लेकिन परसों ही मुझे ऐसे प्रमाण मिले जिनसे विदित होता है कि उस तरमीम के स्वीकार करने में उनका कुछ और ही उद्देश्य था। आपसे कहने में कोई हानि नहीं है कि उन्होंने कई महीने हुए सुमन बाई नाम की वेश्या को गुप्त रीति से विधवा आश्रम में प्रविष्ट करा दिया और लगभग 1 मास से उसकी छोटी बहन को भी आश्रम में ठहरा रखा है। मैं अब भी चाहता हूँ कि मुझे गलत खबर मिली हो, लेकिन मैं शीघ्र ही किसी और नियत से नहीं तो उसका प्रतिवाद कराने के लिए ही इस खबर को प्रकाशित कर दूंगा। सदन बोला, यह खबर आपको कहाँ मिली? प्रभाकर बोले, इसे मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप शर्मा जी से कह दीजिएगा कि यदि उन पर यह मिथ्या दोषारोपण हो तो मुझे सूचित कर दें। मुझे यह मालूम हुआ है कि इस प्रस्ताव के बोर्ड में आने से पहले शर्मा जी हाजी हाशिम के यहाँ नित्य जाया करते थे। ऐसी अवस्था में आप स्वयं देख सकते हैं कि मैं उनकी नीयत को कहाँ तक निष्प्रह समझ सकता था। सदन का क्रोध शांत हो गया। प्रभाकर राव की बातों ने उसे वशीभूत कर लिया। वह मन में उनका आदर करने लगा और कुछ इधर उधर की बातें करके घर लौट आया। उसे अब सबसे बड़ी चिंता यह थी कि क्या शांता सचमुच आश्रम में लाई गई है। रात्रि को भोजन करते समय उसने बहुत चाहा कि शर्मा जी से इस विषय में कुछ बातचीत करे, पर साहस न हुआ। सुमन को तो विधवा आश्रम में जाते उसने देखा ही था, लेकिन अब उसे कई बातों का स्मरण करके, जिनका तात्पर्य अब तक उसकी समझ में न आया था, शांता के लाए जाने का संदेह भी होने लगा। वह रात भर विकल रहा। शांता आश्रम में क्यों आई है? चाचा ने उसे क्यों यहाँ बुलाया है? क्या उमानाथ ने उसे अपने घर में नहीं रखना चाहा? इसी प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठते रहे। प्रातःकाल वह विधवा आश्रम वाले घाट की ओर चला कि अगर सुमन से भेंट हो जाए तो उससे सारी बातें पूछूं। उसे वहां बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि सुमन आती दिखाई दी। उसके पीछे और सुंदरी चली आती थी। उसका मुखचंद्र घूंघट से छिपा हुआ था। सदन को देखते ही सुमन ठिठक गई। वह इधर कई दिनों से सदन से मिलना चाहती थी। यद्यपि पहले उसने मन में निश्चय कर लिया था कि सदन से कभी ना बोलूंगी, पर शांता के उद्धार का उसे इसके सिवाय कोई अन्य उपाय न सूझता था। उसने लजाते हुए सदन से कहा, सदन सिंह, आज बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन हुए। तुमने तो इधर आना ही छोड़ दिया। कुशल से तो हो? सदन झेंपता हुआ बोला, हाँ, सब कुशल है। सुमन बोली, दुबले बहुत मालूम होते हो, बीमार थे क्या? सदन बोला, नहीं, बहुत अच्छी तरह हूँ, मुझे मौत कहाँ। हम बहुधा अपनी झेप मिटाने और दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कृत्रिम भावों के आड़ लिया करते हैं। सुमन बोली, चुप रहो, कैसा अपशकुन मुंह से निकालते हो? मैं मरने की मनाती तो एक बात थी, जिसके कारण यह सब हो रहा है। इस रामलीला की कैकई मैं ही हूँ। आप भी डूबी और दूसरों को भी अपने साथ ले डूबी। खड़े कब तक रहोगे? बैठ जाओ। मुझे आज तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मुझे क्षमा करना, अब तुम्हें भैया कहूंगी। अब मेरा तुमसे भाई बहन का नाता है। मैं तुम्हारी बड़ी साली हूँ। अगर कोई बात मुंह से निकल जाए तो बुरा मत मानना। मेरा हाल तो तुम्हें मालूम ही होगा। तुम्हारे चाचा ने मेरा उद्धार किया और अब मैं विधवा आश्रम में पड़ी अपने दिनों को रोती हूँ और सदा रोऊंगी। इधर 1 महीने से मेरी अभागिन बहन भी यहाँ आ गई है। उमानाथ के घर उसका निर्वाह न हो सका। शर्मा जी को परमात्मा चिरंजीवी करे। वह स्वयं अमोला गए और इसे ले आए, लेकिन यहाँ लाकर उन्होंने भी इसकी सुधि न ली। मैं तुमसे पूछती हूँ, भला यह कहाँ की नीति है कि एक भाई चोरी करे और दूसरा पकड़ा जाए? अब तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। अपने खोटे नसीब से, दिनों के फेर से, पूर्व जन्म के पापों से मुझ अभागिनी ने धर्म का मार्ग छोड़ दिया। उसका दंड मुझे मिलना चाहिए था और वह मिला, लेकिन इस बेचारी ने क्या अपराध किया था कि जिसके लिए तुम लोगों ने इसे त्याग दिया?
इसका उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा। देखो, अपने बड़ों की आड़ मत लेना, यह कायर मनुष्य की चाल है। सच्चे हृदय से बताओ, यह अन्याय था या नहीं? और तुमने कैसे ऐसा घोर अन्याय होने दिया? क्या तुम्हें एक अबला बालिका का जीवन नष्ट करते हुए तनिक भी दया न आई? यदि शांता यहाँ न होती, तो कदाचित सदन अपने मन के भावों को प्रकट करने का साहस कर जाता। वह इस अन्याय को स्वीकार कर लेता, लेकिन शांता के सामने एकाएक वह अपनी हार मानने के लिए तैयार न हो सका। इसके साथ ही अपनी कुल मर्यादा की शरण लेते हुए भी उसे संकोच होता था। वह ऐसा कोई वाक्य मुंह से ना निकालना चाहता था जिससे शांता को दुख हो, ना कोई ऐसी बात कह सकता था जो झूठी आशा उत्पन्न करे। उसकी उड़ती हुई दृष्टि ने जो शांता पर पड़ी थी, उसे बड़े संकट में डाल दिया था। उसकी दशा उस बालक की सी थी जो किसी मेहमान की लाई हुई मिठाई को ललचाई हुई आंखों से देखता है, लेकिन माता के भय से निकालकर खा नहीं सकता। बोला, बाई जी, आपने पहले ही मेरा मुंह बंद कर दिया है, इसलिए मैं कैसे कहूँ कि जो कुछ किया मेरे बड़ों ने किया। मैं उनके सिर दोष रखकर अपना गला नहीं छुड़ाना चाहता। उस समय लोक लज्जा से मैं भी डरता था। आप भी मानेंगे कि संसार में रहकर संसार की चाल चलनी पड़ती है। मैं इस अन्याय को स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह अन्याय हमने नहीं किया, वरन उस समाज ने किया है जिसमें हम लोग रहते हैं। सुमन बोली, भैया तुम पढ़े लिखे मनुष्य हो, मैं तुमसे बातों में नहीं जीत सकती। जो तुम्हें उचित जान पड़े वह करो। अन्याय अन्याय ही है, चाहे कोई एक आदमी करे या सारी जाति करे। दूसरों के भय से किसी पर अन्याय नहीं करना चाहिए। शांता यहाँ खड़ी है, इसलिए मैं उसके भेद नहीं खोलना चाहती, लेकिन इतना अवश्य कहूंगी कि तुम्हें दूसरी जगह धन, सम्मान, रूप, गुण सब मिल जाए, पर यह प्रेम न मिलेगा। अगर तुम्हारे जैसा इसका हृदय भी होता, तो यह आज अपनी नई ससुराल में आनंद से बैठी होती, लेकिन केवल तुम्हारे प्रेम ने उसे यहाँ खींचा। सदन ने देखा कि शांता की आंखों से जल बहकर उसके पैरों पर गिर रहा है। उसका सरल प्रेम तृषित हृदय शोक से भर गया। अत्यंत करुण स्वर से बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। ईश्वर साक्षी है कि दुख से मेरा कलेजा फटा जाता है। सुमन बोली, तुम पुरुष हो, परमात्मा ने तुम्हें सब शक्ति दी है। सदन बोला, मुझसे जो कुछ कहिए करने को तैयार हूं। सुमन ने पूछा, वचन देते हो? सदन बोला, मेरे चित्ते की जो दशा हो रही है वह ईश्वर ही जानते होंगे, मुंह से क्या कहूं। सुमन बोली, मर्दों की बातों पर विश्वास नहीं आता। यह कहकर सुमन मुस्कुराई। सदन ने लज्जित होकर कहा, अगर अपने वश की बात होती तो अपना हृदय निकालकर आपको दिखाता। यह कहकर उसने दबी हुई आंखों से शांता की ओर ताका। सुमन बोली, अच्छा, तो आप इसी गंगा नदी के किनारे शांता का हाथ पकड़कर कहिए कि तुम मेरी स्त्री हो और मैं तुम्हारा पुरुष। मैं तुम्हारा पालन करूंगा। सदन के आत्मिक बल ने जवाब दिया। वह बगले झांकने लगा, मानो अपना मुंह छिपाने के लिए कोई स्थान खोज रहा है। उसे ऐसा जान पड़ा कि गंगा मुझे छिपाने के लिए बढ़ी चली आती है। उसने डूबते हुए मनुष्य की भांति आकाश की ओर देखा और लज्जा से आंखें नीची किए रुक रुक कर बोला, सुमन, मुझे इसके लिए सोचने का अवसर दो। सुमन ने नम्रता से कहा, हाँ, सोचकर निश्चय कर लो, मैं तुम्हें धर्म संकट में नहीं डालना चाहती। यह कहकर वह शांता से बोली, देख, तेरा पति तेरे सामने खड़ा है। मुझसे जो कुछ कहते बना उससे कहा, पर वह नहीं पसीजता। वह अब सदा के लिए तेरे हाथ से जाता है। अगर तेरा प्रेम सत्य है और उसमें कुछ बल है तो उसे रोक ले, उससे प्रेम वरदान ले ले। यह कहकर सुमन गंगा की ओर चली गई। शांता भी धीरे धीरे उसी के पीछे पीछे चली गई। उसका प्रेम मान के नीचे दब गया। जिसके नाम पर वह यावत जीवन दुख झेलने का निश्चय कर चुकी थी, जिसके चरणों पर वह कल्पना में अपने को अर्पण कर चुकी थी, उसी से वह इस समय तन बैठी। उसने उसकी अवस्था को देखा, उसकी कठिनाइयों का विचार न किया, उसकी पराधीनता पर ध्यान न दिया। इस समय वह यदि सदन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती तो उसका अभीष्ट सिद्ध हो जाता, पर उसने विनय के स्थान पर मान करना उचित समझा। सदन एक क्षण वहां खड़ा रहा और बात को पछताता हुआ घर को चला।